आलोक जी और उनकी पत्नी उषा की सरकारी नौकरी थी। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी, मगर बे औलाद होने की कसक दोनों को हमेशा रहती। आलोक जी का साला हम उमेश उनके नज़दीक ही किराए के घर में रहता था। उसकी आर्थिक हालत ठीक न थी। उसका 4 वर्षीय बेटा अमन आलोक जी से घुला मिला था। एक तरह से दोनों की जिंदगी में बे औलाद न होने के चलते जो शून्यता थी, वह काफी हद तक अमन से भर जाती। आलोक जी अक्सर अमन को अपने घर ले जाते, कंधे पर बिठाकर बाजार ले जाते, उसकी हर फरमाइश पूरी करते, उसकी हर खुशी में वे अपनी खुशी तलाशते। उषा भी अमन के बगैर एक पल न रह पाती। दोनों अमन की थका देने वाली धमा चौकड़ी पर जरा भी उफ न करते। वहीं उमेश व रेखा उसकी बेजा हरकतों के लिए उसे डांटते। जाओ फूफा जी के पास, वही तुम्हारी शैतानी बर्दाश्त करेंगे। एक दिन रेखा अमन पर चिल्ला रही थी कि तभी आलोक जी उनके घर में घुसे। उन्हें देखकर अमन लपक कर उनकी गोद में चढ़ गया। बच्चे को डांट क्यों रही हो? आलोक जी गुस्से से बोले। आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। हर समय कोई ना कोई फरमाइश करता रहता है। आप तो जानते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। उसकी ज़रूरतों को पूरा करना हमारे हाथ में नहीं है। उमेश का भी मूड खराब था। उस रोज आलोक जी दुखी घर आए। उषा से कहा अब वे अमन को नहीं लाएंगे। क्यों, कुछ हो गया? उषा आशंकित स्वर में बोली। उमेश को बुरा लगता है। वह क्यों बुरा मानेगा? आप ही को कोई गलतफहमी हुई है। वह मेरा भाई है। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। हंसकर उषा ने बात टाला। 2 दिन अमन नहीं आया। दोनों बेचैन हो उठे। उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार ध्यान अमन पर चला जाता। आलोक जी से कहते नहीं बन रहा था। गैर के बेटे पर क्या अधिकार? उषा आलोक जी का मुंह देख रही थी। वह उनकी पहल का इंतजार कर रही थी। जब उसे लगा कि वे संकोच कर रहे हैं तो उठी। मैं उमेश के घर जा रही हूँ। जाने की कोई जरूरत नहीं, उन्होंने रोका। आप भी बच्चों की तरह रूठ जाते हैं। वो मेरा भाई है। आप ना जाएं, मैं तो जा सकती हूँ, कहकर वह निकलने लगी। अमन को लाने की कोई जरूरत नहीं, आलोक जी ने बेमन से कहा। पर उषा ने उनके भीतर छिपे भावों को पढ़ लिया। वह मंद मंद मुस्कुराने लगी। आप सच कह रहे हैं? उषा ने रुक कर पूछा तो आलोक जी नजरें चुराने लगे। तभी गेट पर किसी की आहट हुई। अमन उमेश की उंगली पकड़कर अंदर घुसा। जैसे ही उसकी नजर आलोक जी पर पड़ी, उंगली छुड़ाकर तेजी से भागा। आलोक जी उसकी बोली सुनते ही भाव विभोर हो गए। झट से उठकर उसे गोद में उठा लिया। आपके पास आने की जिद कर रहा था। रो रो कर इसका बुरा हाल था। उमेश थोड़ा नाराज था तो भेज देता। बच्चों को कोई बांध सकता है? उषा रुष्ट स्वर में बोली। उमेश बिना कोई प्रतिक्रिया जताए चला गया। आलोक जी अमन के साथ 2 दिनों की कसर निकालने लगे। खूब मौज मस्ती की दोनों ने। आलोक जी ने उसके लिए बाजार से बड़ी गाड़ी खरीदी। उषा ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। आइसक्रीम की जिद की तो वह भी दिलवाई। थक गया तो अपने सीने से लगाकर थपकी देकर सुलाया। शाम को रेखा आई, तब वह अपने घर गया। वह तब भी नहीं जा रहा था। कहने लगा, मम्मी तुम भी यहीं रहो। लेकिन रेखा किसी तरह से उसे पुचकार कर घर ले गई। उसके जाते ही फिर वही उदासी, अकेलापन। आलोक जी और उषा के पास करने को कुछ था नहीं। साफ सफाई का काम नौकरानी कर जाती, सिर्फ खाना बनाना भर रह जाता। आलोक जी का काम ऐसा था कि वे बहुत कम ऑफिस जाते। वहीं उषा के स्कूल की 2 बजे तक छुट्टी हो जाती। उसके बाद शुरू होती अमन की तलब। अमन आता तो घर में चहल पहल हो जाती। एक दिन आलोक जी उषा से बोले, उषा बुढ़ापे के लिए कुछ सोचा है?
15 साल बाद हम रिटायर हो जाएंगे, फिर कैसे कटेगी बिना औलाद की जिंदगी? अकेला घर काटने को दौड़ेगा, तब की तब देखी जाएगी। उसके लिए अभी से क्या सोचना? उषा ने टालने के अंदाज में कहा। आलोक जी कुछ सोचने लगे। बहुत देर के सोच विचार से उबरने के बाद बोले, क्यों ना हम अमन को गोद ले ले? ख्याल तो अच्छा है, पर उमेश तैयार होगा? उषा बोली, उसे तुम तैयार करोगी? कहकर आलोक जी चुप हो गए। उषा ने अनुभव किया कि वे कुछ और कहना चाह रहे थे, पर संकोचवश कह नहीं रहे थे। उषा ने ही पहल की। आप कुछ और कहना चाह रहे थे? तुम्हें ऐतराज ना हो तो? आलोक जी बोले, कहकर तो देखिए, हो सकता है ना हो। उषा मुस्कुराई। क्यों ना उमेश सपरिवार यहीं आकर रहे? इतना बड़ा घर है, सब मिलजुल कर रहेंगे तो अकेलापन खलेगा नहीं। आलोक जी का प्रस्ताव उषा को जच गया। वैसे भी अमन को गोद लेने पर मकान उन्हीं लोगों का होगा। रुपया पैसा क्या कोई अपने साथ लेकर जाएगा? एक दिन मौका पाकर उषा ने उमेश से अपने मन की बात कही। उमेश तो यही चाहता था, इसी बहाने उसे रहने का स्थायी ठिकाना मिल जाएगा, साथ में दोनों का लाखों का बैंक बैलेंस। थोड़ी नानुकुर के बाद उमेश सपरिवार आकर रहने लगा। घर की रौनक बढ़ गई। घर संभालने का काम रेखा के कंधों पर आ गया। आलोक जी उषा नौकरी पर चले जाते तो रेखा ही घर का सारा काम निपटाती। उन्हें समय पर खाना पीना मिल जाता, साथ में मन बहलाने के लिए अमन की धमा चौकड़ी। आलोक जी ने अमन की हर ज़रूरतें पूरी की। शहर के अच्छे स्कूल में नाम लिखवाया। जिस चीज़ की जिद करता, चाहे कितनी ही महंगी हो, जरूर दिलवाते। उमेश के रहते हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए। एक रात आलोक जी और उषा ने फैसला लिया कि जो काम कल करना है उसे अभी करने में क्या हर्ज है। लिहाजा आपसी सलाह से अमन को गोद लेने के फैसले को एक दिन दोनों ने मूर्त रूप दे दिया। एडॉप्शन के बाद एक शानदार पार्टी दी। पार्टी में उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया। उनका सगा भाई मनोहर भी आया। वह आलोक जी के इस एडॉप्शन से खुश नहीं था, सो अपनी नाखुशी जाहिर करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आलोक जी शुरू से अपनी पत्नी की ही सुनते आए थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि ससुराल के बगल में उनका स्थायी घर का होना। मनोहर का दोष ये था कि वह एक नंबर का धूर्त और चालबाज था। इसी वजह से आलोक जी उसको पसंद नहीं करते। उस रोज वह बिना खाए पिए चला गया। लोगों की नाराजगी से बेखबर आलोक जी अपने में खोए रहे। एडॉप्शन के बाद जब उमेश आलोक जी के बल पर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गया तो अपने काम धंधे से लापरवाह हो गया। आलसी तो वह शुरू से था, फिर जब बिना मेहनत के मिले तो कोई क्यों हाथ पांव मारे। वैसे भी व्यवसाय में अनिश्चितता तो बनी रहती है। कुछ महीनों बाद उमेश दुकान बंद करके घर पर ही रहने लगा। आलोक जी चुप रहते, मगर उषा बहन होने के नाते उमेश को डांट डपट देती। धीरे धीरे आलोक जी को भी उसकी बेकारी खलने लगी। वे भी मुखर होने लगे। इन्हीं सब वजहों से महीने में एकाध बार दोनों में अनबन हो जाती। एक दिन अचानक उषा को दिल का दौरा पड़ गया। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद वह चल बसी। आलोक जी का दिल टूट गया। वे गहरी वेदना में डूब गए। उस समय अमन ना होता तो वे निश्चय ही जीने की आस छोड़ देते। अमन कॉलेज में पहुंच गया तो बाइक की जिद करने लगा। आलोक जी ने उसे तुरंत बाइक खरीदवा दी। घर गृहस्थी चलाने के लिए एक मुश्त रुपया वे उमेश को दे देते। उमेश उन पैसों में से अपने महीने का खर्च निकाल लेता। एक दिन आलोक जी ने पूछा, जितना तुम्हें देते हैं तुम सब खर्च कर देते हो, क्या कुछ बचता नहीं? उमेश को आलोक जी का पूछना नागवार लगा। ऐंठ कर बोला, बचता तो आपको नहीं दे देता। नहीं देते इसलिए पूछ रहा हूँ। आलोक जी बोले। रेखा के कानों में दोनों के बातचीत पड़ रहे थे।
उसे भी आलोक जी का तहकीकात करना बुरा लग रहा था। जानने को वो अपने पति की हर आदत जानती थी। यानी मैं बचे पैसे उड़ा देता हूँ? उमेश अकड़ा। पैसे बचते हैं? आप सठिया गए हैं, बेसिर पैर की बातें करते हैं। रेखा से आप अनाप शनाप खाने पीने की फरमाइशें करते हैं, ना देने पर मुंह फुला लेते हैं और मुझे चोर समझते हैं। मैं तुम्हें चोर समझ रहा हूँ? आलोक जी भड़के। और नहीं तो क्या, आपके साथ जब से ये रह रहा हूँ सिवाय जलालत के कुछ नहीं मिला। कभी कभी तो जी करता है कि घर छोड़कर चला जाऊं। चले जाओ, मैंने कब रोका है? चला जाऊंगा, आज ही चला जाऊंगा। पैर पटक कर वह बाहर चला गया। उस रात उसने रेखा से सलाह कर ससुराल में रहने का निश्चय किया। हालांकि यह व्यवहारिक नहीं था। भले ही तैश में आकर उसने कहा हो, पर वह अपनी औकात जानता था। वहां जाकर खाएगा क्या? अमन भी किसी लायक नहीं था। उस पर यहाँ से चला गया तो हो सकता है आलोक जी वसीयत ही बदल दे। फिर तो वह न घर का रहेगा न घाट का। अचल संपत्ति तो थी ही। उषा के गहने, बैंक में फिक्स रुपए, इन सब से उसे हाथ धोना पड़ता। रेखा भी कम शातिर नहीं थी। थोड़ा अपमान सहकर रहने में उसे हर्ज नहीं नजर आता था। एक कहावत है, दुधारी गाय की लात भी भली। उमेश को उसने अच्छे से समझाया। उमेश इतना बेवकूफ नहीं था जितना रेखा समझती थी। उसने तो सिर्फ गीदड़ धमकी दी थी आलोक जी को। वह आलोक जी की कमजोरी जानता था। अमन के बगैर वे एक पल नहीं रह सकते थे। दिखाने के लिए वह अपना सामान पैक करने लगा। कहाँ की तैयारी है? आलोक जी का गुस्सा शांत हो चुका था। मैं आपके साथ नहीं रह सकता। तुम्हारा जीजा हूँ, उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, क्या इतना भी पूछने का अधिकार नहीं है मुझे? सलीके से पूछा कीजिए, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, क्या सोचेगा वह मेरे बारे में? उमेश के कहने में सच्चाई थी, इसलिए वे भी मान मनोबल पर आ गए। आलोक जी के समझाने बुझाने पर वह मान गया। समय सरकता रहा। एक दिन अमन इंजीनियर बन गया। जब उसका कैंपस सिलेक्शन हुआ तो सभी खुश थे। आलोक जी ने इस अवसर पर सभी का मुंह मीठा करवाया। खुशी के साथ उन्हें ये जानकर तकलीफ भी थी कि अमन अब मुंबई में रहेगा। पहली बार वह अकेला गया। आलोक जी बूढ़े हो चले थे। उनकी देखभाल रेखा और उमेश के लिए परेशानी थी। समय और दवा भोजन ना मिलता तो वे चिढ़ जाते। कभी रेखा तो कभी उमेश से उलझ जाते। दोनों उनकी हरकतों से आजीज थे, सिर्फ मौके की तलाश में थे। जैसे ही अमन ने उन्हें मुंबई बुलाया, दोनों ने एक पल में आलोक जी के एहसानों को धो डाला। जिस आलोक जी ने अमन को कलेजी से लगाकर पाला पोसा, उमेश रेखा का खर्चा भी उठाया, अमन की इंजीनियरिंग की फीस भरी, अपनी पत्नी के सारे गहने रेखा को दे दिए। बची उनकी असल संपत्ति, फिक्स डिपॉजिट के रुपए, वे सभी अमन को ही मिलते। को छोड़कर उमेश व रेखा ने मुंबई में बसने का फैसला लिया तो उन्हें गहरा आघात लगा। वे नितांत अकेला महसूस करने लगे। पत्नी के गुजर जाने पर उन्हें उतना नहीं खला जितना आज। कैसे कटेगा वक्त उन चेहरों के बगैर जिन्हें रोज देखने के वे आदी थे। कल्पना मात्र से ही उनके दिल में हुक उठती। वे अपने दुखों का बयान किससे करे? घर के आंगन में एक रोज वे रोने लगे। वे अपने आप को कोसने लगे। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ईश्वर ने बुढ़ापे का एक सहारा देना भी मुनासिब नहीं समझा? लोग बुरे काम करके भी मजे में जीवन गुजारते हैं। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने किसी का दिल दुखाया है। फिर अकेलेपन की पीड़ा मुझे ही क्यों? तभी रेखा की आवाज ने उनकी तंद्रा तोड़ी। जल्दी जल्दी उन्होंने आंसू पोंछे। गाड़ी का वक्त हो रहा है, वह बोली। दोनों ने आलोक जी के पैर छूकर रस्म अदायगी की। दोनों अंदर ही अंदर खुश थे कि चलो, आज़ादी मिली इस बूढ़े की सेवा करने से। अकेला रहेगा तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। मुंबई आने का न्योता उमेश ने सिर्फ औपचारिकतावश दिया, पर उन्होंने इनकार कर दिया। इस बुढ़ापे में परदेश में बसने की क्या तुक? यहाँ तो लोग मुझे जानते हैं, वहाँ कौन पहचानेगा? आलोक जी के इस कथन पर दोनों की जान छूटी।
अब यह कहने को तो नहीं रह जाएगा कि हमने साथ रहने को नहीं कहा। उमेश और रेखा अच्छी तरह जानते थे कि आलोक जी गोदनामा बदलेंगे नहीं। इस उम्र में दूसरा कदम उठाने से हर आदमी डरता है। वैसे भी आलोक जी को अपने घर का कोई मोह नहीं था। उम्र के इस पड़ाव पर वे सिर्फ यही चाहते थे कि कोई उन्हें समय पर खाना व बीमारी में दवा का इंतजाम कर दे। उमेश के संस्कारों का ही असर था कि अमन भी उमेश और अपनी माँ की तरह सोचने लगा। सिर्फ कहने के लिए वह आलोक जी का दत्तक बेटा था। जब तक अबोध था तभी तक उसके दिल में आलोक जी के प्रति लगाव था। जैसे ही उसमें दुनियादारी की समझ आई, अपने माँ बाप का होकर रह गया। अमन के चले जाने के बाद आलोक जी को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे इससे अच्छा होता कि वे किसी को गोद ही ना लेते। मरने के बाद संपत्ति जो चाहे लेता, क्या फर्क पड़ता। गोद लेकर एक तरह से सभी से दुश्मनी ले लिया। एक सुबह आलोक जी टहल कर आए। आते ही उन्हें चाय की तलब हुई। परेशानी इस बात की थी कि कौन बनाए। नौकरानी 2 दिनों से छुट्टी पर थी। वे चाय बनाने ही जा रहे थे कि गेट पर किसी की दस्तक हुई। चल कर आए। सामने मनोहर अपनी पत्नी कुसुम के साथ खड़ा था। दोनों ने आलोक जी के चरण स्पर्श किए। बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आता हूँ। वे किचन की तरफ जाने लगे। आप क्यों चाय बनाओगे? उमेश नहीं है क्या? मनोहर बोला। वह सपरिवार मुंबई में बस गया। आपको खाना बनाकर कौन देता होगा? नौकरानी है, वही सुबह शाम खाना बनाती है। मनोहर को अपने रिश्ते की अहमियत दिखाने का अच्छा मौका मिला। तुरंत अपनी पत्नी कुसुम को चाय नाश्ता बनाने का आदेश दिया। आलोक जी मना करते रहे मगर मनोहर ने रिश्ते की दुहाई देकर उन्हें कुछ नहीं करने दिया। इस बीच उनके कान भरता रहा। अमन को गोद लेने से क्या फायदा जब बुढ़ापे में अपने ही हाथ से खाना बनाना है। मनोहर बोला, ऐसी बात नहीं है, वह मुझे भी ले जाना चाहता था। आलोक जी ने सफाई दी। सिर्फ कहने को। वो जानता है कि आप अपना घर शहर छोड़कर जाने वाले नहीं। अमन तक तो ठीक था, उमेश क्यों चला गया? अमन को खाने पीने की तकलीफ थी। शादी कर देते और खुद आपके पास रहते। मनोहर को लगा कि तीर निशाने पर लगा है तो आगे बोला, आपकी करोड़ों की अचल संपत्ति का मालिक उमेश का बेटा ही तो है। क्या उसका फायदा उमेश को नहीं मिलेगा? ऐसे में क्या उमेश और रेखा का फर्ज नहीं बनता कि मृत्यु पर्यंत आपकी सेवा करे? मनोहर की बात ठीक थी। कल तक जिस मनोहर से उन्हें चिढ़ थी, आज अचानक उसकी कही बातें उन्हें सही लगने लगी। उस रोज मनोहर दिन भर वही रहा। मनोहर ने भरसक अमन के खिलाफ आलोक जी को भड़काया। आलोक जी सुनते रहे। उनके दिल में अमन को लेकर कोई मलाल नहीं था। तो भी क्या उमेश का कोई फर्ज नहीं बनता? इस बीच कुसुम ने घर की साफ सफाई की, आलोक जी के गंदे कपड़े धोए। घर में जिन चीजों की कमी थी उन्हें मनोहर ने अपने रुपयों से खरीदकर घर में रख दिया। रोजाना के लिए कुछ नाश्ते का सामान बनाकर रख दिया ताकि सुबह सुबह उन्हें खाली पेट देर तक न रहना पड़े। जाते जाते रात का खाना भी बना दिया। एक तरह से मनोहर और उसकी पत्नी कुसुम ने आलोक जी को खून का लगाव दिखाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। जाते जाते मनोहर ने अक्सर आने का आलोक जी को आश्वासन दिया। आलोक जी लेटे लेटे सोचने लगे, अच्छा होता अगर वे अनाथालय से कोई बच्चा गोद ले लेते। कम से कम एक बच्चे का तो जीवन सुधर जाता। करीबी संबंधी को गोद लेकर उन्हें क्या मिला? अमन तब तक उनका दुलारा रहा जब तक उसे उनकी जरूरत थी। जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपने माँ बाप का हो गया। आज की तारीख में उसको मेरी जरूरत नहीं, तभी तो बेगानों जैसा व्यवहार करने लगा। सोचते सोचते कब उनकी आंख लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह एक ठोस नतीजे के साथ फोन करके उन्होंने अपने वकील को बुलाया। क्या एडॉप्शन पेपर्स बदल सकता है? एकाएक उनके फैसले से वकील को भी आश्चर्य हुआ। ये तो नहीं हो सकता, पर आप ऐसा चाहते क्यों हैं? वकील ने सवाल किया। आलोक जी ने सारी सच्चाई बयां कर दिया। आप ही बताइए, अमन को मैंने अपना बेटा माना, बदले में उसने मुझे क्या समझा?
वह अच्छी तरह जानता है कि मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, जिस पर उसने मेरी उपेक्षा की। क्यों? या तो उसे मेरी अब ज़रूरत नहीं, या फिर वह यह सोचकर बैठा है कि भावनात्मक रूप से जुड़े होने के नाते मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूँगा। कुछ सोचकर वकील बोला, आप चाहेंगे तो वसीयत बदल सकते हैं और अमन को कुछ भी ना दें। आप वसीयत बदल दीजिए ताकि उसे सबक मिले। इस तरह मुझे भी अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। वकील ने वही किया जो आलोक जी चाहते थे, यानी वसीयत बदलवा दी। ये खबर किसी को कानो कान ना लगी। मनोहर जब भी आता यही रट लगाता कि आप गोदनामा बदल दें। मैं आपका सगा भाई हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा आपकी सेवा करता रहूंगा। आपकी संपत्ति गैर को मिले ये बड़े शर्म की बात होगी। आलोक जी उसका मन टटोलने की नीयत से बोले, क्या तुम लालच में मेरी सेवा करोगे? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मनोहर सकपकाया। मैं सिर्फ आपको राय दे रहा हूँ। खुद गर्ज को देने से क्या फायदा? उमेश को देकर आपने देख लिया। तुम मुझे खून के रिश्ते का वास्ता दे रहे हो। मान लिया जाए कि मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी ना दूं, तो भी क्या तुम मेरी ऐसी ही देखभाल करते रहोगे? मनोहर ने बेमन से हामी भर तो दी, मगर आलोक जी उसे अच्छी तरह से जानते थे कि उसके मन में क्या है। एक दिन आलोक जी अकेले पेंशन लेकर लौट रहे थे। रिक्शे से गिर पड़े। कमर की हड्डी टूट गई। किसी तरह कुछ हमदर्द लोगों की सहायता से अस्पताल ले जाए गए, जहां उनको प्लास्टर लगा। 1 महीने से ज्यादा तक वे किसी काम के नहीं रहे। उमेश को खबर दी तो वह भी नहीं आया। अमन को दिक्कत होगी, बहाना बना दिया। अमन तो कहीं भी खा पी सकता था, पर वे कैसे रहेंगे, वह भी इस हालत में? उसने ये नहीं सोचा। नौकरानी ही उन्हें डंडे के सहारे उठाती बिठाती, उनकी देखभाल करती व खाना बनाकर देती। बुढ़ापे का शरीर एक बार झटका तो उबर ना सका। एक सुबह मतलबी दुनिया में उन्होंने अंतिम सांस ली। उस समय उनके पास कोई नहीं था। मौत की खबर लगी तो मनोहर भी भागे भागे आया। उस समय सगे में वही था। आलोक जी का एक और साला अभय भी आ चुका था। मनोहर भाई का क्रियाक्रम करने का इंतजाम करने लगा। उसे ऐसा करते देख अभय बोला, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उनका दत्तक बेटा अमन मुंबई से चल चुका है। बेटा? कैसा बेटा? उनकी कोई औलाद नहीं थी। मनोहर बोला, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने अमन को गोद लिया है। कानूनन वही उनका बेटा है। अभय को क्रोध आया। मैं किसी अमन को नहीं जानता। मैं उनका क्रियाक्रम करूंगा, क्योंकि वे मेरे सगे भाई थे। उन पर हमारा हक है। इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। मनोहर आलोक जी के शरीर पर से कपड़ा हटाने लगा। अपनी हद में रहिए, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। पुलिस? वह क्या करेगी? हमने इनकी हत्या तो नहीं की है जो लाश चोरी से जलाने जा रहे हैं। भाई का क्रियाक्रम भाई नहीं करेगा तो कौन करेगा? मनोहर ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। जब मनोहर नहीं माना तो अभय ने थाने में जाकर शिकायत की। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई। उनका कोई बेटा नहीं था। मनोहर बोला, क्या ये सच है? थानेदार ने अभय से पूछा। हाँ, पर उन्होंने अपने साले के बेटे अमन को बकायदा गोद लिया था। गोदनामा कोर्ट में रजिस्टर है। क्या आप मुझे वे कागजात दिखा सकते हैं? क्यों नहीं, परंतु आपको 1-2 दिन इंतजार करना होगा। कागज उन्हीं के पास है। थानेदार को अभय की बात में सच्चाई नजर आई। लाश का क्रियाक्रम उनके आने तक रुक गया। प्लेन से आने में उमेश, रेखा व अमन को ज्यादा समय नहीं लगा। मनोहर तो जानता ही था कि आलोक जी ने अमन को गोद लिया था, मगर जिस तरह से उसने जल्दबाजी की वह सबकी समझ से परे था। अंतिम संस्कार करने के बाद जब सब लौटे तो रेखा आलोक जी के फोटो के सामने आंसू बहाते हुए बोली, कितना तो कहा था मुंबई चलिए, पर नहीं गए। कहने लगे इसी शहर से ना जाने कितनी यादें जुड़ी है। पराए शहर में एक पल जी नहीं सकूंगा। 13वीं के बाद उमेश वकील के पास गया। वह घर पर जल्द से जल्द अमन का नाम चढ़वा देना चाहता था, ताकि भविष्य में घर बेचकर अच्छी रकम प्राप्त की जा सके। वसीयत में अमन के नाम कुछ नहीं है। वकील बोला,
ये आप क्या कह रहे हैं? गोदनामा तो बकायदा रजिस्टर है। उमेश को पैरों तले जमीन खिसकती नजर आई। आलोक जी अपने जीते जी अपनी संपत्ति के बारे में कुछ भी कर सकती थी। वकील ने कहा, मैं मान नहीं सकता। जरूर उनकी मानसिक दशा ठीक नहीं होगी। किसी ने उन्हें बरगलाया है। उमेश की त्योरियां चढ़ गई। आप जो समझे। फिर ये घर किसका होगा? उमेश ने सवाल किया। उनके भाई के बेटों का। वकील कुछ छिपा रहा था जो उमेश समझ ना सका। मनोहर को पता चला कि आलोक जी ने वसीयत में उसका नाम लिखा है, तो मकान पर अपना मालिकाना हक जमाने चला आया। मैं मकान खाली नहीं करूंगा। वे मेरे पिता थे। अमन तैश में बोला। करना तो पड़े क्योंकि वसीयत में तुम्हारा हक रद्द हो चुका है। सुना नहीं वकील ने क्या कहा? मनोहर ने कहा कि अब यह मकान मेरे बेटों का होगा। जाहिर सी बात है कि मुझसे ज्यादा करीबी कौन होगा? मनोहर के चेहरे पर विजय की मुस्कान बिखर गई। अगर ऐसा है तो मैं इसे अदालत में चुनौती दूंगा। उन्होंने ये सब अपने मन से नहीं किया होगा। अमन के तर्क को मनोहर ने नहीं माना। क्या इस वसीयत को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? उमेश ने वकील से पूछा। क्या साबित करना चाहोगे? यही कि उनकी मानसिक दशा ठीक नहीं थी, लिहाजा यह वसीयत गैर कानूनी है। उनकी नई वसीयत में बकायदा 2 प्रतिष्ठित लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिस पर साफ साफ लिखा है कि मैं पूरे होश हवास में अपनी वसीयत बदल रहा हूँ। उमेश हताश था। वकील के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिंच गई। अब क्या किया जा सकता है? उमेश इस उधेड़-बुन में था। वह भारी कदमों से वकील के चैम्बर से अपने घर जाने के लिए निकला ही था। तभी वकील ने कहा, जनाब, आपने क्या सोचा था कि बिना जिम्मेदारी निभाए करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे? इसी बात का अफसोस है। अब अफसोस करने से क्या फायदा? वैसे आलोक जी ने एक ट्रस्ट बना दिया है। ना अमन को दिया है, ना भाई के बेटों को। उन्होंने इस घर को गरीबों की शिक्षा के लिए स्कूल बनवाने के लिए दिया है। वकील के इस कथन पर उमेश का चेहरा देखने लायक था। रेखा ने सुना तो वह लगा बेहोश हो जाएगी। उसे विश्वास था कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आलोक जी गोदनामा नहीं बदलेंगे, इसलिए वह उनके प्रति लापरवाह हो गई थी। उसी का फल उसे अब मिला। अब सिवाय पछताने के उनके पास कुछ नहीं रहा। आलोक जी ने सही वसीयत करके लालची लोगों को सही जवाब दे दिया था। तो दोस्तों, ये पारिवारिक कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।